अभिनंदन मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं इस मंच पर। बहुत बहुत अभिनंदन सभी का, पूरे संत समाज का। मैं निवेदन करूंगा श्री उमेद छतेहरा, नरेश योगी जी, पवन कुमार जी, एडवोकेट पवन जी और जम भगवान योगी जी कि अब ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का अभिनंदन इस मंच पर आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में करें, जिनके नेतृत्व में प्रदेश में एक नई सोच इस रूप में उपजी कि संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना का शुभारंभ उनके ही चिंतन का साकार स्वरूप है, जहां हम अपने संतों के, अपने ऋषियों महापुरुषों के चिंतन के साथ जुड़े, आज की पीढ़ी जुड़े। सबसे पहले पगड़ी, बुके और साथ में बाबा बालकनाथ का चित्र, करतल ध्वनि, तालियां आप सबकी तरफ से पूरे सम्मान के भाव के साथ ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए जिन्होंने इस परंपरा के लिए हम सबको जोड़ा, प्रदेश में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की और उस परंपरा से जुड़कर देश भर में हरियाणा अपने आप में एक अग्रणी राज्य जो दूसरों को भी प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धरा पर गीता का संदेश दिया, ऐसी धरा पर यहाँ के स्कूलों में और विद्यालयों में, कॉलेजेस में, पाठ्यक्रम में गीता का संदेश जहां युवाओं में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए पढ़ाया जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से उन्हें बाबा बालकनाथ का यह चित्र करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं अब निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी से, भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, कि वे महंत बाबा बालकनाथ जी, सांसद अलवर जिनकी उपस्थिति है, उन्हें भी इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए भी बाबा बालकनाथ का एक चित्र उन्हें भेंट करेंगे। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, तालियां आप सबकी तरफ से बजेंगे। हमारे मेहमान अलवर के माननीय सांसद निवेदन रामनिवास राठे जी से, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, उनका अभिनंदन वंदन इस अवसर पर करें। इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामय उपस्थिति को हम वंदन करते हैं और आपके करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है आज के इस अवसर पर। राजकुमार जी, सूरज भान जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। महंत शिवनाथ जी कटक ओडिशा से, जिनका शुभागमन हुआ हम सबके बीच, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है, ऐसी विभूति जिन्होंने अपने सोच और चिंतन से देश भर में बाबा गुरु गोरखनाथ की स्मृति और चिंतन को पहुंचाया है। ओम प्रकाश धनखड़ जी के अभिनंदन और पगड़ी पहनाने के बाद उनका भी, यानी महंत शिवनाथ जी का भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन होगा। राजकुमार जी, सूरज भान जी, मैं उनके निवेदन करूंगा कि वे महंत शिवनाथ जी कटक से, ओडिशा से पधारे, उनका भी इस अवसर पर अभिनंदन करें। निवेदन रामनिवास राजकुमार जी और सूरज भान जी, माननीय पूज्य महंत शिवनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति को हम नमन वंदन करते हैं। आइए, ऐसी विभूति जिन्होंने बाबा गुरु गोरखनाथ की परंपरा को जन जन तक पहुंचाया, जीवन का सार समझाया, योग की पद्धति से जोड़ा, ऐसे महंत शिवनाथ जी के श्री चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। श्री अशोक शास्त्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे हम सबके बीच, डॉक्टर हंसराज जी की अभी वो हम सबके बीच पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब मैं निवेदन करूंगा कैप्टन सुभाष चंद्र योगी जी, अखिल भारतीय योगीनाथ समाज सेवा संगठन से, कि वो आए और यहां आकर मुख्यमंत्री महोदय का और मंचासीन सभी विभूतियों का, आप सबका स्वागत करें। स्वागत संबोधन के साथ, समय का थोड़ा अभाव है इसलिए समय की सीमा का ध्यान रखते हुए ये सारे संबोधन आप सभी करें, इस बात का निवेदन। कैप्टन सुभाष चंद्र योगी जी। गोरक्षनाथ महाराज की। मंच पर विराजमान समाज के पुरोधा, समाज के संत, अलवर से हमारे सांसद महंत बालकनाथ जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे बीच में उपस्थित महंत शिवनाथ जी योगी, उपस्थित सभी संत समाज, हिमाचल प्रदेश से पधारे हमारे विधायक, पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री हंसराज जी, करनाल की हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, समाज के ही सभी अग्रणी नेता,
जिनमें मुख्य रूप से कैप्टन सुभाष योगी जी, योगी तेजपाल जी, योगी अनूपनाथ जी, योगी सतपाल जी, योगी जय भगवान जी, पार्टी के हमारे महामंत्री श्री मोहनलाल बड़ोले जी, महामंत्री श्री वेदपाल जी, हमारी चंडीगढ़ इकाई के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी महामंत्री श्री रामवीर भट्टी जी, हमारे विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, पूर्व मंत्री श्री करुणदेव कंबोज जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, उपस्थित सभी मंच पर बैठे या सामने बैठे हुए वरिष्ठजन, समाज के सभी अग्रणी बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, ठीक कहा स्वामी जी ने, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। अब ये बोध वाक्य आज का नहीं है, हमारे संतों की इतनी प्राचीन परंपरा, बहुत आदिकाल से हमेशा समाज के सुख की कामना ये की गई है। और जब ये सुख की कामना की गई है तो ऐसा नहीं कि जब उन्होंने कहा उस समय ये प्रासंगिक थी, ये आज भी उतनी प्रासंगिक है कि सबके सुख की कामना सब करते हैं, तभी वो भगवत प्राणी हैं। प्रभु के प्राणी तभी हैं जो प्रभु की संतान, सब मानवों के लिए मन में एक अच्छा सद्विचार हो। अब इतने संत महापुरुष हुए हैं, एक काल में तो सबका एक स्थान उस समय बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनकी वाणी का, उनकी शिक्षाओं का जितना एक महत्व, जितना प्रचार होना चाहिए था, वो बैकग्राउंड में चला गया। ठीक है, हमारे मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, हमारे तीर्थ स्थान हैं, वहाँ कभी कभी कुंभ के मेले हुए हम शिक्षा जाकर लेते हैं, लेकिन वर्तमान में सरकारों के नाते से सरकारें अलग ही सिस्टम पर चल पड़ी और समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां पैदा हो गई। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो योगदान संतों का, महापुरुषों का था, अतुलनीय था। वो समाज के अंदर कुरीतियां कैसे दूर करनी है, तो हमने सरकार में आने के बाद एक घोषणा की, संतों की जीवनियां, संत महापुरुषों के विचार का प्रसार, उनका मान सम्मान, इसकी योजना बनाई जाए। और पिछले इन 4 सालों में 2 साल बीच में कोविड के चले गए, लेकिन उससे पहले शुरू कर दिया था हमने। अभी उसके बाद भी कितने ही संतों महापुरुषों की जयंतियाँ ये हमने सरकारी तौर पर मनाई हैं। आज भी गुरु गोरखनाथ जी की कोई जयंती का दिन तो नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति का उत्सव ये हम मना रहे हैं। इसमें भी एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो इतिहास की बात है, कि अभी तक महंत संत गोरखनाथ जी के जीवनी के बारे में बहुत कुछ अभी अनभिज्ञता है, बहुत चीज़ें अभी जानकारी में आई नहीं है। उनका इतिहास भी, उनके जन्म का इतिहास भी ऐसा ही है। लेकिन अब समाज को बैठ करके तय करना चाहिए कि वर्ष में कोई एक दिन उनका स्मृति दिवस, उनका प्रकाशोत्सव, उनकी जयंती का दिन ऐसा कोई मनाना चाहिए। तो पिछले दिनों में योगी जी से मेरी बात हुई, योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैंने कहा मेरे सामने ये विषय आया, हमें बताइए कौन सा दिन मनाना है। उन्होंने कहा कि हम मई के शायद 19-20 तारीख को समाज के लोगों की एक मीटिंग कर रहे हैं, उस दिन संभवतः सब विद्वान जो हैं उनकी जानकारी के आधार पर उसको तय करने में सक्षम होंगे। शायद 19-20 मई है, ऐसा मुझे लगता है। 19 मई सबको पता है। इसी में से ये तो तय हुआ कि आज हम ये कार्यक्रम करेंगे। कुछ बंधुओं ने कहा कि 5 मई को उनका जो है जन्मदिन, प्रकटोत्सव ऐसा मनाते हैं, तो आज 5 मई को मनाइए। मेरे मन में एक विचार आया, अच्छा होता कि 5 मई होता, क्योंकि 5 मई को किसी और एक व्यक्ति का जन्मदिन भी आ रहा है। अगर वही होता तो मुझे आनंद होता।
लेकिन अभी चूंकि विवाद हो गया तो मैं कह नहीं सकता कि वो 5 मई होगा या कौन सा होगा, लेकिन उस उपलक्ष्य में 4 मई को आज हम उनका एक स्मृति उत्सव ये मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को, समाज के नेताओं को, संतों को, सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। विषय बहुत रखा जा सकता, लेकिन आज मैं थोड़ा दूसरे एक विषय पर एक नए एंगल से आपके सामने विषय रखूंगा। पिछले दिनों में दर्जनों ऐसे कार्यक्रम हुए, अलग अलग समाज के हुए। जैसे आप भी कहते हैं कि फतेहाबाद में कार्यक्रम हुआ था, उसमें आप लोग आए थे। अनुसूचित जाति के बहुत से समाजों का, पिछड़ा वर्ग के बहुत समाजों का ये हमने कार्यक्रम किए हैं। अब कार्यक्रम के समय एक लंबी हमको सूची मिलती है कि ये हमारी मांग है, इसको पूरा करिए। जब हम महापुरुषों के जीवनी पर विचार करते हैं, उनकी शिक्षा पर विचार करते हैं, तो विषय क्या आता है? सामाजिक बुराइयां, उसके खिलाफ सब महापुरुष खड़े हुए कि किस प्रकार से हमको गोरक्षा की बात करनी है, गोहत्या का विरोध करना है, किस प्रकार से नशे को दूर भगाना है, किस प्रकार से महिलाओं में शिक्षा, इसका प्रचार प्रसार करना है, कैसे हमको पानी का जो संकट है उस पानी को कैसे बचाना है, इस ओर काम करते हैं। कब हम पर्यावरण के नाते से विचार करना, ऐसे संतों महापुरुषों के बहुत से ऐसे विचार हमारे आ रहे हैं सामने। योग का प्रचार प्रसार कैसे करना है, आज अगर महंत गोरक्षनाथ जी या इस योगी समाज की मैं चर्चा करूं तो योग के अंदर अभूतपूर्व एक योगदान रहा है, जिस योग को आज भी दुनिया मान चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 21 जून को योग दिवस मनाने के बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कराई है, इसकी अगर बैकग्राउंड में कोई समाज, कोई महापुरुष रहे हैं तो योगी जितने भी थे वो सब योग को आगे बढ़ाते थे। तो इस प्रकार से ऐसी सामाजिक बुराइयों का, तो आज भी समाज में बुराइयां, उनको दूर करने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। गरीबी के साथ लड़ाई लड़ना, लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना, वास्तव में ये रचनात्मक काम है जिसके ऊपर हमको विचार करना है। अब ये सब मांगे आपकी तरफ से आई, बाकी सबकी तरफ से आई, हमने भरपूर प्रयत्न किया कि इन चीज़ों पर कैसे आगे बढ़ें। महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और उससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में अभूतपूर्व काम हुआ। जो बेटियां गर्भ में मार दी जाती थी, जो जेंडर रेशो 2014 में जब शुरू किया, उस समय 851 की जेंडर रेशो थी, आज हरियाणा की जेंडर रेशो बंधुओं 923 हो गए। 923 2000 जन्म के पीछे 72 बेटियां जो गर्भ में मार दी जाती थी, आज वो बचती हैं। बेटी हमारा धन है। बेटी समाज के अंदर, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार का, यानी हमारी परंपराएं हैं, ये कैसे बचाना है। बेटी की शिक्षा, 72 कॉलेज हमने खोले, जिसके अंदर 42 कॉलेज केवल महिलाओं के और बाकी 30 कॉलेज जो हैं उसको हमने एजुकेशन यानी को एजुकेट, जो लड़के लड़कियों दोनों का ऐसे कॉलेज हमने खोले। शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मित्रों, गरीब की सहायता कैसे की जाए, पहचान कर रहे हैं हम कि कौन गरीब रह गया, उसकी सहायता में उनका पहले डाटा इकट्ठा किया परिवार पहचान पत्र में, उनकी आय कितनी है। बीपीएल इस नाते से पहले 1,20,000 की आय को बीपीएल माना जाता था। हमने कहा कि नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। हरियाणा में 1,80,000 किया, 1,80,000 किया ताकि गरीबों की सहायता की जा सके। उनके राशन कार्ड बनाए, आयुष्मान कार्ड बनाए। जिस परिवार में काम करने वाला व्यक्ति अगर एक भी मिल जाए, उसको काम के लिए कैंप लगा के उसमें बुलाओ। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसको हमने किया। व्यक्ति का स्वाभिमान कैसे खड़ा करना है, इसके लिए हमने काम किए। अब ये सामाजिक काम है, ऐसा नहीं है। ये हमारे समाज में भी जो गरीब समाज है, ज़्यादातर मैं समझता हूँ जोगी समाज की कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनको व्यवसाय की ज़रूरत है, उनको हर सुविधा की ज़रूरत है, लेकिन ये सुविधा इस प्रकार से हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक दूसरा प्रकार होता है जो राजनीतिक प्रकार है कि समाज को जातियों में बांट के रखो, जातियों के नाते उनकी डिमांड को पूरा करो और उसके बदले में जातियों से सौदेबाजी करो कि आप मेरा काम करो, हम आपको वोट देंगे। वोट के बदले में काम, ये सौदेबाजी, ये गलत परंपरा है। इस परंपरा को हमको तोड़ना चाहिए।
तोड़ना चाहिए। वोट अपनी जगह है, समाज को सुधारना, इसको ऊपर उठाना ये अलग एक विषय है। हम सबको मिल करके अगर जाति के तौर पर भी, पंथ के तौर पर भी, महापुरुषों की शिक्षा के हिसाब से भी अगर आगे बढ़ना है तो दूसरी परंपराएं जो हमारी बनी हुई हैं उस पर काम करना चाहिए। हमारी चिंता जरूर सरकार करेगी, जिसकी जो जो जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे। हाँ, महापुरुषों की अमरता, उनको याद रखना ताकि हमारी प्रेरणा लगातार हमको मिलती रहे। महंत गोरक्षनाथ जी के नाम से अगर कुछ चीज़ें अगर प्रदेश में होंगी तो हमेशा हम याद रखेंगे। जब भी हम जाएंगे उनकी शिक्षा के सामने हमारा नतमस्तक हम होंगे। हमारे आराध्य हैं, हमारे देवता, उनको याद रखना। तो इस परंपरा पर हमने हरियाणा में काम किया है और उस नाते से जितनी भी बातें आपने बताई उनमें से बहुत सी बातों का विचार हमने किया है। जिस प्रकार से एक विषय आया कि महंत गोरखनाथ जी का कैसे उनके नाम को याद रखें, मुझे कष्ट के साथ बात करनी पड़ रही है कि आपके संगठन, 5 संगठन तो मैं जानता हूँ, अलग अलग संगठन काम करते हैं, अलग अलग एरिया में करते हैं, अलग अलग नेता हैं, और भी ज़्यादा होंगे। मेरा कहना है कि सबसे पहला काम पूरे समाज की एकता, एक होकर के एक नेतृत्व बना करके आगे बढ़ें, ये सबसे पहली आवश्यकता है। और जो जो मांगे अलग अलग से आई हुई हैं, सब मिल करके एक मांग पत्र के हिसाब से आएंगे, बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी। जैसे हम 2 या 3 शहरों के अंदर महंत गोरखनाथ जी के नाम से कुछ चौक का नाम रखेंगे, लेकिन वो जब तब आप सहमत होकर के हमको बता देंगे। हम 2 या 3 मार्गों का नाम उनके नाम से रख देंगे, आप सहमत होकर के बता दीजिए कि महंत गोरखनाथ जी के नाम से ये मार्ग रखने हैं, बशर्ते कि पहले किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी दूसरे को तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकते, नहीं ना पहुंचा सकते। हमारे जो अपने आराध्य हैं उनके नाम से अलग से मार्ग हम रखें। कोई एक शिक्षण संस्थान, कोई कॉलेज से हम शुरू करेंगे, किसी एक कॉलेज का नाम महंत गोरखनाथ जी के नाम से उनका नाम रखेंगे। डिमांड्स में आया कि उनके नाम की एक चेयर स्थापित की जाए, तो मैंने महंत जी से अभी बात की है, महंत बालकनाथ जी से। तो विश्वविद्यालय, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय जो अस्तलबोर में है, इस विश्वविद्यालय में महंत गोरखनाथ जी की चेयर ये स्थापित की जाएगी, ताकि उनके नाम का, उनकी शिक्षा का एक प्रकार से शोध किया जा सके। मित्रों, हम लोगों ने पुजारी पुरोहित एक बोर्ड का गठन किया है। अब मेरा एक विचार जो आज डिमांड में भी रखा हुआ है, अलग अलग बोर्ड की बजाय पुजारी पुरोहित में जो हमारे नाथ संप्रदाय के नाथ सज्जन हैं, जो पूजा का काम करते हैं, उन गुरुद्वाराओं की परंपरा में है, हम नाथ संप्रदाय के उन लोगों को भी उस पुजारी पुरोहित बोर्ड के अंदर शामिल करते हैं। ये भी एक घोषणा आपको बताई जाती है। आपकी जो धर्मशालाएं हैं, मुझे मालूम नहीं कितनी हैं, सबसे पहले अगर आप नाथ संप्रदाय की या योगी समाज की जो भी धर्मशालाएं हैं, वो सब अगर आप हमको सूची दे देंगे तो यथा योग्य सबको उनके साइज के या उनकी आवश्यकता के हिसाब से योगदान जो है वो भी उसमें अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा भी हम करते हैं। संतों की शिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ना, ये घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर संत महापुरुष के नाम से अलग से पाठ जोड़ना तो शायद बच्चों के साथ जाती हो जाएगी, क्योंकि संत महापुरुषों की लिस्ट बहुत बड़ी बन गई है। उन सब का उल्लेख करते हुए संतों की शिक्षा, ये बच्चों को पता लगना चाहिए, इसलिए महंत गोरखनाथ जी की शिक्षा का उल्लेख हम पाठ्यक्रम में जरूर करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में जैसे एक सज्जन हमारे कैप्टन साहब बोल रहे थे कि उनको आरक्षण के कारण से कितने सरपंच बता रहे थे बने, 31 सरपंच बने, और ये पहली बार बने होंगे जब बीसीए को आरक्षण दिया है। इसी प्रकार का आरक्षण नगरों में जो नगर पालिकाएं, नगर परिषदें हैं, उसके अंदर भी इस चुनाव से पहले लागू कर देंगे, ताकि आपके लोग उसमें भी आकर के चुनाव लड़ सकें, आगे बढ़ सकें। हमारे जो पारंपरिक संगीत वादक हैं, सारंगी वादक हैं, फिर कुछ और अन्य जो शिव विवाह आदि के ऊपर जो जिस प्रकार से वाद्य बजाते हैं, ऐसे सब वादकों के लिए एक विशेष आयु के बाद जब वो
अपना वाद्य बजाने के सक्षम नहीं रहते। आखिर फूंक मारनी होती है और वाद्य फूंक से ही है, तो एक सारी आयु तक वो संभव नहीं होता है। तो जो उनकी सक्षमता समाप्त होगी, ऐसे वाद्यवादकों के लिए अलग से पेंशन की एक स्कीम बन रही है, ताकि उनकी आजीविका की पेंशन उनको ये मिल सके। एक मेरा ऐसा भी विचार है कि देखिए, समाज में एक परंपरा भिक्षा मांगने की है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, योगी समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो भिक्षा मांग करके अपना काम करते हैं। कुछ पारंपरिक चला आ रहा है। हो सकता है उस समाज के अंदर मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले लगते हैं कि शायद हमारा यही व्यवसाय है। इस व्यवसाय को छोड़ना चाहिए। ऐसे सब लोगों को हम विशेष शिक्षा, विशेष उनका जो हुनर है उनका विकास करके, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको करा करके उनको अलग से व्यवसाय करने के लिए हम योजना बनाएंगे, ताकि इनको कोई व्यवसाय मिल सके, अपनी आजीविका उसमें से वो कमा सकें। एक ये भी विचार आप लोगों में से ही किसी सज्जन ने जोड़ा है, इस नाते से ये सब हम करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि इन महापुरुषों की जयंतियाँ हम सब मना रहे हैं, और उसमें शिक्षा के आधार पर जो चीज़ें हमारे लिए संभव होंगी, सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे शिक्षा। शिक्षा में हमने आरक्षण पहले से दे दिया है। अब एक आरक्षण की जात पात के नाम से जो लोग कहते हैं इस जाति को यहाँ जोड़ दो, इस जाति को यहाँ जोड़ दो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं दूसरी जातियों से जुड़ी हुई होती हैं। हमने कोई चीज़ कहीं भी अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर भी जाता है। हम उसमें योग्य विचार करने के बाद जो गरीब है, जिसको आरक्षण पहले नहीं मिला है, उसके लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे। लेकिन अगर कोई वर्ग पहले से आरक्षण में आ गया है, उसको अतिरिक्त लाभ देना कई बार कठिन होता है, कई विषय इसमें कोर्ट में भी चले जाते हैं। तो हमने घोषणा की थी कि अगर योगी समाज या घुमंतू समाज, बहुत जातियाँ उसमें, उन जातियों में से कोई जाति जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा, ऐसे परिवार में यदि सरकारी नौकरी पहले से नहीं है तो उनको सबको 5% अंक ये अलग से मिलेंगे, और ये आपके समाज पर भी लागू होता है, तो उनको 5% अलग देंगे। लेकिन किसी को एक बार आरक्षण का लाभ मिला है तो उसको ये कठिन हो जाता है, 2 लाभ नौकरियों में मिल नहीं सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, मैंने स्वामी जी को बताया है, हालांकि वो पता नहीं क्यों बैठ गया कि शायद कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला। एक शब्द है DNT। DNT की बात बहुत लोगों ने की है कि समाज को DNT में जोड़ दिया। अब वो जोड़ा कि नहीं जोड़ा मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने उसको विषय जो बनाया मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। DNT क्या होता है? DNT से अगर D हटा दो तो बनता NT। NT कभी अंग्रेजों के टाइम पर होता था नोटिफाइड ट्राइब। जो पढ़े लिखे लोग उसको समझेंगे। नोटिफाइड ट्राइब वो होते थे, जैसे थाने में 10 नंबरियों की लिस्ट लगती है ना, कि 10 नंबर ये परमानेंट अपराध करने वाला आदमी है, इससे बच के रहो। ऐसे नोटिफाइड ट्राइब वो होते थे जिनसे समाज को बचने के लिए कहा जाता था। उनका जो व्यवसाय धंधा कोई टाइप का होता था जिससे लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसे नोटिफाइड ट्राइब कुछ जातियाँ होती थी, उनको अलग से पहचान बन गई। नोटिफाइड है, लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे। देश आज़ाद हुआ तब ये विचार आया कि नहीं, अब हम सब समान हैं। जो नोटिफाइड ट्राइब हैं उनको डीनोटिफाई कर दो, अर्थात उनके ऊपर जो तमगा लग गया है ये गलत समाज का, उसको ठीक करना तो उसको डीनोटिफाई कर दो। तब उनको DNT कहा, और ये कहा कि पिछड़ा हुआ समाज है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। तब वो बना डीनोटिफाइड DNT। हम कहते हैं हमको DNT में जोड़ दो। DNT का मतलब तो पहले नोटिफाई बनो, पहले NT बनो। नोटिफाइड का अर्थ मैं शब्दों में बता नहीं पा रहा हूं आपको कि किस टाइप का नोटिफाइड समाज होता था। बता सकते हैं मंच पर बैठे हुए कोई? हाँ, क्या होता था? ये जी जो कह रहे हैं, डकैती डालते थे ना जब गांव में देहात में, हाँ, तो अंग्रेजों ने 1872 में कानून बनाया था कि ये जातियां, यहाँ के बताओ, यहाँ के बताओ, सबको पता लगे DNT क्या होता है। हाँ, NT अंग्रेजों ने बनाया था 1857 के बाद। और 1872 में ये कानून आया था कि जो जातियां समाज को लूटती हैं, डाके डालती हैं और ख़ास तौर से अंग्रेज जाति को तंग करती हैं, वो थाने में हाजिरी लगाया करेंगी, और जब थाना छोड़ेंगे दूसरे शहर में जाएंगी तो उस थाने में हाजिरी लगाया करेंगी। उसको NT बोलते थे, नोटिफाइड ट्राइब। और ये 1952 में
DNT बनाया था भारत सरकार में 1952 के बाद, परंतु इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। वो तो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, परंतु मौजूदा सरकार ने फतेहाबाद में रैली की थी कुछ उसमें फायदा देने के लिए। वो तो सुनिए, वो जो नोटिफाइड पहले थे उन्हीं को डिनोटिफाई किया था। इसमें अगर नया जुड़ना चाहेगा समाज तो जुड़ नहीं सकता वो, क्योंकि नोटिफाइड मतलब जो पहले से जैसे बताया लुटेरे थे, कुछ जो डाका करते थे, उनको तंग करते थे, उनकी एक समाज का एक नाम था जो नोटिफाई हुए थे, उनको हटाने के लिए DNT कर दिया। नया समाज DNT बनाने से बल्कि कई बार गलत अर्थ निकलता है कि पहले इसको NT बनाओ फिर इसको DNT बनाओ। तो हमारा समाज क्या NT बनना चाहेगा क्या? नहीं बनना चाहेगा। हाँ, पहले जो NT में थे वो DNT हुए हैं, उनके उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाएंगे वो सारी समाज के हित में आगे भी बनाएंगे। उनकी शिक्षा में, उनके रोजगार में, उनको मुख्य धारा में लाने में किसी को भी अब वो चीज़ नहीं रहेगी जो कभी अस्पृश्यता, पहले अनटचेबिलिटी होती थी। अब छुआछूत का जमाना नहीं है, हम सब समान हैं, बराबर हैं। तो बराबर होने के लिए DNT की सारी योजनाएं बना करके उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। नया DNT बनाने का कोई परंपरा नहीं है, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कि बार बार ये विषय आता, हमको डिनोटिफाई जोड़ दो, हम ये कर दो। मैं अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि इस समाज का जो योगदान प्राचीन समय का जब इतिहास है तो ये कह सकते हैं कि आज योगी समाज ही हमारी उन परंपराओं का वाहक है जो कभी हमारे सांस्कृतिक पहचान होती थी। हमारे मंदिर थे, हमारे मठ थे। अंग्रेज़ों ने और उससे पहले मुगलों ने, अंग्रेज़ों से पहले मुगलों ने जितना मंदिरों को तोड़ा, उसमें तोड़ने के लिए यानी ना तोड़ा जाए इसका मुकाबला करने के लिए जो योगी समाज ने योगदान किया अभूतपूर्व है। और इसके लिए एक प्रमाण मैं आपको बताता हूँ कि नेपाल के अंदर महंत गोरखनाथ जी का चित्र वहाँ की मुद्रा पर अंकित होता था। जब माओवादियों की सरकार आई तो उन्होंने वो चित्र वहाँ की मुद्रा से हटा दिया। जैसे हटाया तो वहाँ विद्रोह हुआ और हमारे गोरखनाथ के जो योगी समाज के लोग हैं उन्होंने विद्रोह के बाद उस माओवादियों का भी सफाया कर दिया। ये इस प्रकार का सिस्टम हमारे यहाँ पहले कभी होता था। योगी समाज का बड़ा स्थान था। अगर राम जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए आज इसका श्रेय किसको दिया जा सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगला कोई श्रेय लेने वाले कोई हैं तो योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री। और राम जन्मभूमि को सुरक्षित करने के लिए उनको योगदान दिया जा सकता है। तो समाज की रक्षा सुरक्षा, धर्म की रक्षा सुरक्षा, जो कभी गुरु परंपराओं में से ये चीज़ें निकल के आई, योगी समाज तो आदिकाल से चलता आ रहा है। मैं योगी समाज के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा रखता हूँ। इतना ही मेरा निवेदन, सब इकट्ठे होकर के एक ग्रुप बना के मेरे पास आ जाओ। जो आवश्यकताएं आपकी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, स्वाभिमान की, जो चीज़ें आपको चाहिए सारी चीज़ें आपको प्रदान की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।